हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति का सिद्धांत। ये क्या है? कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है, इसे जानने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि पर्वत निर्माण के सिद्धांत क्या है। पर्वत निर्माण के लिए कि पर्वत का निर्माण किस तरह से हुआ है, इसको समझाने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इन सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया। एक तो सिकुड़न एवं वलन, जिसके अनुसार भूपटल पर पर्वतों का निर्माण धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में सिकुड़न और वलन के कारण हुआ है। और दूसरा वर्ग जो है उसके अंतर्गत उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार पर्वतों का निर्माण लंबवत संचलन के कारण हुआ है। अब ये जो सिकुड़न एवं वलन है, यानी कि धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो इस सिद्धांत को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है उसके अंतर्गत जिनमें क्षैतिज संचलन पृथ्वी में सिकुड़न होने से उत्पन्न हुआ है, उसके अंतर्गत किसके रखा गया? संकुचन सिद्धांत को रखा गया। और दूसरा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के कारण किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो संकुचन सिद्धांत में कोबर का सिद्धांत और जेफ्रीज का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के लिए वेगनर, होम्स, जोली और डेली का सिद्धांत है। मैंने वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर ये वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब देखिए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, कि कोबर ने किस प्रकार से बताया कि भूसन्नति से किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए कोबर जो थे वो एक जर्मन विद्वान थे। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया? भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। असल में उनका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करना था। सिद्धांत जो था, इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया भूसन्नति सिद्धांत, इनका ये सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित था। इनका ये सिद्धांत किस पर आधारित था? संकुचन शक्ति पर आधारित था। कोबर ने इस तरह अपने भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की क्रिया को समझाने के लिए कई कोशिश की है। ठीक है, तो पृथ्वी के संकुचन होने से उत्पन्न बल से अग्रदेशों में गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल जो होते हैं उनके कारण बलों के कारण जो संपीड़नात्मक बल होते हैं, उनकी वजह से जो भूसन्नति होती है उनमें मलबा जो होता है वो वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब देखिए, जैसे कि ये भूसन्नति है, ठीक है, ये भूसन्नति है, ठीक है, इसके इधर इस पार्ट को क्या कहते हैं? अग्रदेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अग्रदेश कहते हैं। तो इनका जो मलबा था, अपर्दन के कारण नदियां क्या करती हैं कि यहाँ पर मलबा का जमाव कर रही थी। ठीक है, तो जमाव होने के कारण क्या हुआ? इसका भार बढ़ गया। भार बढ़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ एक वलन पड़ गया। वलन पड़ने के पश्चात क्या हुआ कि पर्वत का निर्माण हो गया। तो जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर पहले भूसन्नतियां थी। इनकी जितनी भी वलित पर्वतें हैं, तो कोबर महोदय का ऐसा कहना है कि जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर पहले भूसन्नतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जहां पर जैसे आज हमें हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर पहले हिमालय पर्वत नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर क्या थी? एक भूसन्नति थी। ठीक है, और उसी भूसन्नति को क्या कहा कोबर ने? पर्वत निर्माण स्थल कहा। इन भूसन्नतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, जिन्हें क्रैटोजोन कहा। ठीक, क्रैटोजेन होगा। ठीक है, क्रैटोजोन नहीं, क्रैटोजेन कहा। भूसन्नतियों के चारों ओर, ये जो भूसन्नतियां थी ना, जैसे ये भूसन्नति है, ठीक है, सपोज ये भूसन्नति है, तो इसके चारों ओर जो प्राचीन जो भूखंड थे या भूस्थल थे, तो उन्हें कोबर महोदय ने क्या कहा? क्रैटोजोन कहा या क्रैटोजेन कहा। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबी और चौड़े होते हैं, जो जल पूर्ण गर्त होती है, मतलब कि लंबी होती है। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां कैसी होती? लंबी होती है और चौड़ी होती हैं। ठीक है, जिसके दौरान पर्वत निर्माण की पहली अवस्था
भूसन्नति निर्माण की होती है। पर्वत निर्माण के लिए जो पहली अवस्था होती है वो होती है भूसन्नति निर्माण की, ठीक है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है, जिसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। पर्वत के लिए जो पर्वत का निर्माण जब होता है तो उसकी पर्वत निर्माण के लिए जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है भूसन्नति का निर्माण होना। तो जब भूसन्नति का निर्माण हो जाता है तो भूसन्नति में जब संकुचन पड़ने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, भूसन्नति अवस्था, ठीक है। उसके बाद आता है कि भूसन्नति के किनारे दृढ़ भूखंड होते हैं जिसे अग्रदेश कहा जाता है। जैसे कि ये भूसन्नति, ठीक है, तो इसके किनारे में जो भूखंड होते हैं इसे क्या कहा जाता है, अग्रदेश कहा जाता है। इन दृढ़ भूखंडों में अपर्दन से प्राप्त जो मलबा होता है वो नदियां इन भूखंडों से जो भी अपर्दन के द्वारा मलबा लाती हैं वो सब कहाँ जमा करती हैं, भूसन्नति में जमा करती है, और उसे क्या कहा जाता है, अवसादीकरण कहा जाता है, ठीक है। दृढ़ भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसन्नति में धीरे धीरे जमाव होता है, जिसे अवसादीकरण कहते हैं। अवसादी जमाव के कारण भार में वृद्धि होने से भूसन्नति की तली में निरंतर धंसाव होता जाता है, जिसे अवतलन की क्रिया कहते हैं। जैसे ये भूसन्नति है, ठीक है, तो यहाँ अब क्या हो रहा है, अवसादों का जमाव हो रहा है। नदियां निरंतर लगातार जो नदियां हैं वो अपने साथ अपर्दन की प्रक्रिया करके जो भी अवसाद है वो ला रही है। अब जब यहाँ जमा हो रहा है तो भूसन्नति में क्या हो रहा है, भार बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब भार बढ़ता गया तो वो जो भूसन्नति की जो तली है वो कुछ इस प्रकार से नीचे धंसने लगी, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अवतलन की क्रिया। जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे अवतलन की क्रिया हुई, ठीक है, यहाँ पे अवतलन की क्रिया हुई, अब ये बढ़ रहा, तो अब ये दोनों जो अग्रदेश हैं, ठीक है, एक ये भूखंड और एक ये भूखंड, तो अब क्या होगा, संकुचन बल के कारण दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। अब बढ़ने के कारण क्या होगा कि दोनों में वलन पड़ जाएगा, यानी कि एक भूखंड जो है वो दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वलन पड़ गया। अब वलन पड़ने के पश्चात क्या हुआ, अब जब खिसकी तो इसे वलन पड़ गया, और इसे क्या कहा जाता है, पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं इसे, ठीक है। और इस तरह भूसन्नति के दोनों तरफ के सडासी के समान सरकने के कारण भूसन्नति के तलछट पर बल पड़ता है। इसका मतलब कि अग्रदेशों के पास सरकने से उत्पन्न जो संपीड़नात्मक बल होती है, ठीक है, अग्रदेश जो ये है, ठीक है, ये अग्रदेश है, इन दोनों के पास जो संपीड़नात्मक बल होती है उसकी वजह से भूसन्नति के जो तलछट होते, तलछट कहते हैं इसे हम तलछट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो तलछट होता है ये सिकुड़ने लगता है और उसमें मोड़ पड़ने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मलबा होता है, इसके अंदर जो भी मलबा था, ठीक है, क्योंकि यही तो भार बढ़ा, ये भार बढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसमें मलबा है तो इसका जो मलबा होगा वो वलित हो जाता है, और वही फिर यही मलबा जो होता है ये पर्वत का रूप धारण कर लेता है। अब भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाता है। अब जैसे ये भूसन्नति थी, ठीक है, तो इनके दोनों किनारों पर क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, कुछ इस प्रकार से दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। देखिए, इधर से एक पर्वत श्रेणी, इधर से एक पर्वत श्रेणी, दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो गया। इसे क्या कहा जाता है, तो रेंडकेटन कहा जाता है। भूसन्नति के दोनों किनारों पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिसे रेंडकेटन कहा जाता है, ठीक है, कोबरने से रेंडकेटन कहा। मलबा का फिर से पूर्णता या आंशिक रूप से वलित होना संपीड़न बल के पर आधारित करता है। जो मलबा है, ठीक है, वो किस तरह से वलित हो रहा, पूरा वलित हो रहा या सिर्फ थोड़ा ही वलित हो रहा है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि संपीड़न बल कितना तेज है। अगर संपीड़न बल बहुत अधिक है तो मलबा क्या होगा, ज्यादा वलित होगा या पूर्णता पूरा वलित होगा। अगर जो संपीड़न बल है वो थोड़ा कम है तो जो मलबा है वो आंशिक रूप से वलित होगा। यदि संपीड़न का बल सामान्य है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं तथा बीच का भाग
अप्रभावित रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, मध्य पिंड कहा जाता है। जैसे अगर इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये देखिए किनारे किनारे के यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि संपीड़न बल कम पड़ा, ठीक है। अब संपीड़न बल जब सामान्य हो गया तो इसका किनारे वाला हिस्सा क्या हो गया, वलित हो गया, और बीच वाला हिस्सा क्या हुआ, बच गया, यानी कि वलन रहित हो गया। तो इसे क्या कहा गया, मध्य पिंड। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वलन की जो ग्रीवा होती है वो टूट कर दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, दूसरे वलन पर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा खंड कहते हैं। देखिए ग्रीवा खंड किसे कहते हैं, जैसे ये वलन पड़ गया ना, तो दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकराई, अब क्या हुआ, इसमें वलन पड़ा, तो इसका जो ग्रीवा हुआ ये टूट कर यहाँ दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा खंड कहते हैं। अब देखिए विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वत कितने हैं। तो कोबर ने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वत बताए। तो उन्होंने क्या बताया कि टेथिस भूसन्नति के उत्तर में क्या है, यूरोप, और टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में क्या था, अफ्रीका भूखंड बोल सकते हैं। यूरोप भूखंड था और अफ्रीका भूखंड था, इन दोनों के बीच में भूसन्नति थी, इन दोनों के बीच में क्या थी, टेथिस भूसन्नति थी, और फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, संपीड़न बल कार्य किया, और यहाँ पर अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने की वजह से बेटिक कार्डिलरा पेरेनीज प्रोविंस श्रेणियां, मुख्य आल्प्स, कार्पेथियंस, बाल्कन पर्वत और काकेशस, और इनका निर्माण हुआ, ठीक है। और यूरोप के दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से एटलस, एपिनाइट्स, डिनराइट्स, हेरेनाइट्स और टाराइट्स पर्वतों का निर्माण हुआ। अब देखिए जो मध्य पिंड होते हैं, अब मध्य पिंडों का भी उदाहरण है हमारी पृथ्वी में, ठीक है। तो मध्य पिंड को कोबर महोदय ने बताया कि कहाँ कहाँ पर हमें मध्य पिंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। मध्य पिंडों का उदाहरण हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो कोबर ने बताया कि जो कार्पेथियंस पर्वत है और दिनारिक आल्प्स पर्वत है, उसके मध्य में जो वलन पड़ा तो उसके बीच एक हंगरी मैदान जो था वो अप्रभावित था, वलन से अप्रभावित था, तो वो क्या बन गया, जो हंगरी का मैदान है वो मध्य पिंड का एक उदाहरण, क्योंकि इसके दोनों और क्या है, एक साइड पे कार्पेथियंस पर्वत है और दूसरे साइड पे दिनारिक आल्प्स पर्वत है, और इन दोनों के बीच में हंगरी मैदान जो था वो वलन से अप्रभावित था, यानी कि ये मध्य पिंड बन गया, हंगरी का मैदान। उसके बाद देखिए पेरेनीज श्रेणियां और एटलस के बीच में जो मध्य पिंड है वो है रूम सागर का भाग, ये मध्य पिंड है। तारस पर्वत और पांटिक श्रेणियों के बीच में अनाटोलिया का पठार है। एलबुर्ज और जेग्रोस के बीच में ईरान का पठार है। ये सब क्या है, ये सब मध्य पिंड है, ये सब मध्य पिंडों के उदाहरण है। रूम का सागर, अनाटोलिया का पठार, ईरान का पठार, तिब्बत का पठार। अगर क्वेश्चन आए कि तिब्बत का पठार किस चीज का उदाहरण है, तो तिब्बत का पठार मध्य पिंड का उदाहरण है। और ये मध्य पिंड, तिब्बत का पठार कहाँ पर है मध्य पिंड ये स्थित, तो हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में ये स्थित है, ठीक है। पश्चिम द्वीप समूह के पर्वत और मध्य अमेरिका श्रेणी के बीच में कैरेबियन सागर स्थित है, कैरेबियन मध्य पिंड स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है वसाच श्रेणी और सियरी श्रेणी के मध्य। वसाच श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में बेसिन रेंज क्षेत्र है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दो पर्वतीकरण के बीच एक शांत काल होता है। जब दो पर्वतों का निर्माण होता है तो उनके बीच में एक शांत काल होता है, ठीक है, जिस समय पर्वतों का निर्माण रुक जाता है। हिमालय का जब निर्माण हुआ तो उसके विषय में कोबर ने बताया कि पहले टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, ठीक है। उसके उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। और जो कि ये किस रूप में हुए, अगर बीच में टेथिस भूसन्नति थी तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किस रूप में हुआ, अग्रदेश हो गए,
ठीक है। टेथिस सागर के अग्रदेश हो गए क्या, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इयोसीन युग में दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिस कारण टेथिस के जो दोनों किनारे थे उन पर वलन पड़ने लगा, और इस वजह से उत्तर में कुनलुन पर्वत बन गया और दक्षिण में हिमालय पर्वत बन गया, और दोनों के बीच में एक जो वलन रहित स्थान बचा वो क्या बन गया, तिब्बत का पठार बन गया। अब देखिए, और आगे चलकर धीरे धीरे करके शिवालिक बना, ठीक है, लघु मध्य हिमालय बना, तो ये धीरे धीरे करके बना। तो अब देखिए, जितने भी सिद्धांत आते हैं तो उनका आलोचना भी किया जाता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े विद्वानों ने जो भी सिद्धांत दिए हैं तो उनका आलोचना बिल्कुल होता है। कुछ लोग आ जाते हैं जो अच्छाई को नहीं पसंद करते, या आप कहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं तो दूसरों से देखा नहीं जाता है तो आलोचना कर बैठते हैं कि नहीं, इन्होंने तो यहाँ पे गलत बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोबर महोदय ने भी बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, लेकिन अब नए विद्वान थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आलोचना निकाल दी, आलोचना कर दी। तो अब देखिए, अब आलोचना की है तो हमें आलोचना पढ़ना पड़ेगा। तो आलोचना क्या हुआ कि कोबर द्वारा जो वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल है तो वो पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका कहना था कि कोबर ने जो भी बताया कि पृथ्वी का जो संकुचन बल है तो वो जब उत्पन्न होता है तो उस बल से किसी भी पर्वत का निर्माण नहीं हो सकता है। और दूसरा तो इन्होंने ये बोला, आलोचना हुआ कि पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों, यानी कि पूर्व से पश्चिम में जो भी पर्वत फैले हुए, यानी कि आल्प्स और हिमालय, उनका तो स्पष्टीकरण हो जाता है, लेकिन उत्तर से दक्षिण फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी कमी थी कोबर महोदय के सिद्धांत में, ठीक है। बाकी कोबर महोदय का सिद्धांत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोबर महोदय का सिद्धांत जो है वो पर्वत निर्माण से रिलेटेड है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, और इन्होंने क्या बताया, संकुचन बल को इन्होंने आधार माना, और वलन के थ्रू इन्होंने बताया कि वलन पड़ता है भूसन्नति के बीच में। तो जो भूसन्नति में मलबा भर जाता है तो वही मलबा क्या होता है, बाद में जब दोनों अग्रदेशों के बीच जब दोनों में संकुचन बल पड़ता है तो वलन पड़ता है, वलन बढ़ने के बाद जो मलबा होता है वही पर्वत का रूप ले लेता है, ठीक है। और जो क्षेत्र वलन रहित रह जाता है उसे क्या कहा जाता है, मध्य पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कोबर का पर्वत निर्माणक भूसन्नति का सिद्धांत। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।